हेलो एवरीवन। आरएसएम एसएसबी की जेईएन क्लासेस में आप लोगों का वेलकम है। ये राजस्थान जेईएन की क्लासेस है और अभी आज हमारी क्लास 25 है, यानी 24 क्लासेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अभी सिलेबस भी आ चुका है, वैकेंसी का फाइनल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, एग्जाम की डेट भी फाइनल हो चुकी है। तो अभी हमको इसकी प्रिपरेशन में लगना चाहिए, ठीक है ना। दिसंबर में एग्जाम है, जैसे आप लोगों को पता है, सिविल के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये जो क्लासेज है मैं सिविल के लिए ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इससे पहले जो सब्जेक्ट्स है मैं आपको बता देता हूँ। जो स्टूडेंट्स नए हैं, सर्वेइंग एक सब्जेक्ट है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी जो ऑनलाइन क्लासेज है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उसके बाद थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दोनों सब्जेक्ट में कंप्लीट कर चुका हूँ। देन इरिगेशन में सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, सॉरी हाइड्रोलॉजी में कंप्लीट कर चुका हूँ, एंड इरिगेशन अभी चल रहा है। एक्चुअली ये टोटल सब्जेक्ट एक ही है, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, या यू कैन से हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो उसका हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट खत्म हो गया। इरिगेशन वाले पार्ट में भी ये आज सेकंड लास्ट एपिसोड है। लास्ट एपिसोड जो होगा इसका, यानी लास्ट क्लास जो होगी, वो एक क्लास और बची है। उसके बाद फिर हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। और वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग यानी इरिगेशन में आज क्लास 25 के अंदर मैं जिन टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे 3-4 टॉपिक है। एक्चुअली क्या, सब टॉपिक्स तो बहुत सारे ही है, बट जो मेन टॉपिक है वो 3-4 है। पहला टॉपिक है डाइवर्जन हेडवर्क, देन सीपेज थ्योरी। सीपेज थ्योरी के अंदर हम ब्लीक, लेन और खोसला से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। देन सीडी वर्क्स का मतलब होता है क्रॉस ड्रेनेज वर्क एंड कैनाल फॉल्स। ठीक है, ये जो आज हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, मैक्सिमम पार्ट जो है वो थियोरेटिकल पार्ट है। ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा बहुत ब्लीक में आता है, थोड़ा बहुत पार्ट खोसला का पार्ट आता है, ठीक है ना। ज्यादा न्यूमेरिकल पार्ट इस टॉपिक में नहीं है। सो बिफोर स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपके साथ एक बार इनका डिटेल सिलेबस शेयर कर देता हूँ, ताकि आप पढ़ने इन क्वेश्चन को करने से पहले इसका एक बार सिलेबस टॉपिक वाइज पढ़ लें। देखिए, इसमें पहला टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क्स एंड देयर फंक्शन। बहुत सारे कंपोनेंट है डाइवर्जन हेडवर्क के। फॉर एग्जांपल ग्रोइनीज हो गया, डिवाइड वॉल जिसको हम बोलते हैं, वियर या बैराज, ठीक, जो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, फिश लैडर्स है, अंडर स्लुइसेज है, कैनाल हेड रेगुलेटर, सिल्ट एक्सक्लूडर, सिल्ट इजेक्टर, ठीक है, ये सारे पार्ट है। देन पर्पज ऑफ कैनाल हेड रेगुलेटर। हेड रेगुलेटर को प्रोवाइड कराने का क्या हमारा उद्देश्य, हम क्यों प्रोवाइड कराते हैं कैनाल के ऊपर, यानी कैनाल के हेड के ऊपर। देन कैनाल एस्केप एक टॉपिक है। एक टॉपिक है इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन वियर, बैराज एंड डैम। एक्चुअली तीनों ही स्ट्रक्चर क्या है, बैरियर स्ट्रक्चर है। वाटर को जो रिटेन करके डाइवर्ट करते हैं, है ना। वाटर को बीच में बेसिकली हम क्या करते हैं, सिर्फ डाइवर्जन करते हैं। तीनों ही स्ट्रक्चर है, बट तीनों स्ट्रक्चर की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। डैम हम पढ़ चुके हैं। वियर बैराज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। देन इसके अंदर फिर एक नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है ब्लीक क्रीप थ्योरी। ठीक है, ब्लीक ने जो अपनी क्रीप थ्योरी है वो उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रीप के लिए थ्योरी डिफाइन की है, जिसमें अपलिफ्ट प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए उन्होंने एक फ्लोर की थिकनेस क्या होती है उसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। ठीक है, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, फिर इसी में जब ब्लीक की जो लिमिटेशंस है उसकी कुछ लिमिटेशंस को ओवरकम करके लेंस ने अपनी थ्योरी दी थी। तो लेंस की थ्योरी है सीपेज के लिए, एंड जो सबसे अपग्रेडेड थ्योरी है वो है खोसलास थ्योरी। और इसी में जो एग्जिट से ग्रेडियंट है उसका हम फॉर्मूला भी देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये तो हमारा टॉपिक हो गया डाइवर्जन हेडवर्क एंड सीपेज थ्योरी। देन सीडी वर्क्स में से जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क है उसमें 3-4 इंपॉर्टेंट है। एक्वाडक्ट, साइफन एक्वाडक्ट, सुपर पैसेज एंड कैनाल साइफन। ठीक है, फिर कुछ हमारे पास जो फ्लोर है, फ्लोर को अपलिफ्ट प्रेशर से रेजिस्ट करने के लिए कुछ मेथड्स है ना, कुछ चीजें हम प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जांपल हम वहाँ पे इन्वर्टेड फिल्टर प्रोवाइड कराते हैं, या लॉन्चिंग एप्रन्स। लॉन्चिंग एप्रन बेसिकली क्या होता है, स्टोन का एक बेड है, ठीक है ना, वो हम प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट की फ्लोर जो है या पाइल है डाउन स्ट्रीम या अपर स्ट्रीम सेक्शन के ऊपर वो प्रोटेक्ट हो सके। इसके बारे में हम डिटेल में क्वेश्चन शेयर करेंगे यहाँ पे। देन उसके बाद है पर्पज एंड टाइप्स ऑफ कैनाल फॉल, है ना। कैनाल फॉल का क्या पर्पज है और कौन कौन से कैनाल फॉल है जो इंपॉर्टेंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट है ऑगी, रैपिड, स्टैप, स्ट्रेट ग्लेशियस, मॉन्टेग एंड इंग्लिश टाइप ऑफ कैनाल फॉल। ठीक है ना, इनको आपको इनकी थ्योरी आपको पढ़नी है, क्योंकि इसमें से थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं अभी क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज करीब 18-20 क्वेश्चन मैंने लिए हैं इन टॉपिक्स में से, जो आपको 100% एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करके जाने और समझ के जाने की किस तरीके से की है। अच्छा, इन क्वेश्चंस में इरिगेशन में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट के सामने।
जब भी किसी चीज को हम थियोरेटिकल पढ़ते हैं तो उसकी इमेज नहीं बनती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या है कि बैकग्राउंड, जैसे मैं आपको बोलूं कि एक्वाडक्ट है, तो एक्वाडक्ट आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कैनाल कहाँ से पास हो रही है और ड्रेन कहाँ से पास हो रहा है। तो मैंने, जैसा कि पिछले क्लास में भी मैंने काफी सारी पिक्चर्स ली थी, जो पिक्चर्स रियल भी है और कुछ स्केच डायग्राम्स है, जो कि आपको ढंग से एक्सप्लेनेशन करने के लिए जरूरी है। ओके, एग्जाम में बना के आओ या मत बना के आओ, क्योंकि तो ऑब्जेक्टिव है, बाकी कन्वेंशनल में भी कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट उससे समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है इक्विपोटेंशियल फंक्शन। इक्विपोटेंशियल फंक्शन आपने ये सॉइल में भी पढ़ा होता है, इक्विपोटेंशियल फंक्शन, एंड सेकंड चीज था स्ट्रीम फंक्शन। इक्विपोटेंशियल फंक्शन को हम किससे डिनोट करते थे? फाई से, और स्ट्रीम फंक्शन को, जिसको हम फ्लो फंक्शन भी बोलते हैं, उसको साई से। तो ये बोला इक्विपोटेंशियल फंक्शन एट ए सर्टेन पॉइंट P इज गिवन एज फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7 फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P एज 2, 3 अकॉर्डिंग टू फोर्स लॉ सीपेज थ्योरी द रिजल्टिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लो वुड बी। देखिए, इस क्वेश्चन को हम फ्लूइड मैकेनिक्स या सॉइल से भी समझ सकते हैं। वेलोसिटी कंपोनेंट निकाल लेते हैं एक्स एंड वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट होता है, या आपको उसको स्मॉल u भी बोल सकते हैं, या vx है, दिस इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स। तो एक्स स्क्वायर एंड 2x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। सिमिलर वे में इसका y कंपोनेंट निकालेंगे, तो यहाँ पे 5y है, 5y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 5 आएगा। तो P पॉइंट के ऊपर vx की वैल्यू कितनी होगी? 2 और 3 आपको x और y के कोऑर्डिनेट दे रखे दोनों, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 रखा तो vx इक्वल टू 4 आ गया, और y में तो कांस्टेंट वैल्यू है यानी 5। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इन दोनों का स्क्वायर करेंगे यानी 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इट मीन 6.4 मीटर पर सेकंड। डी ऑप्शन, इजी न्यूमेरिकल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 2 है कंसिडर द फॉलोइंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर विद 2 पाइल्स ईच एट डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। देखिए, ये स्ट्रक्चर दे रखा है, ये जो 4 मीटर है, ये बेसिकली क्या एच है, यानी हेड है 4 मीटर। ये इसका जो भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, इसको हम डैम या बैराज जो भी माने, ये इसका अपस्ट्रीम सेक्शन है, और ये वाला डाउनस्ट्रीम सेक्शन है। ये वाला जो पोर्शन दिखा रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोर। और ये वाला जो एंड है डाउनस्ट्रीम के ऊपर पाइल है, ये अपस्ट्रीम के ऊपर। जो डाउनस्ट्रीम पाइल है उसकी लेंथ 3 मीटर है, अपस्ट्रीम की 2 मीटर है, और जो फ्लोर की विड्थ है वो 5 मीटर है, राइट। क्वेश्चन में है अकॉर्डिंग टू ब्लीक्स थ्योरी कोफिशिएंट ऑफ क्रीप वुड बी, राइट। तो ब्लीक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कोफिशिएंट ऑफ क्रीप होता है यानी कैपिटल C, दिस इक्वल टू L बाई एच होता है, और L क्या है? क्रीप लेंथ है। क्रीप लेंथ क्या है कि ब्लीक ने जो चाहे वर्टिकल कट ऑफ हो, वर्टिकल कट ऑफ का मतलब होता है ये वर्टिकल पाइल, या हॉरिजॉन्टल कट ऑफ हो, या यू कैन से फ्लोर है, ठीक है ना। इन दोनों में कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया, और उसने क्या कहा कि इन सबकी लेंथ को जोड़ दो। जैसे वाटर का सीपेज होगा, तो सीपेज कैसा होगा? पानी इधर से आएगा इस तरीके से, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग वाटर फिर ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे जाएगा, देन फिर इस तरह से नीचे आएगा, फिर इस तरह से नीचे आएगा, फिर इस तरह से जाएगा, देन यहाँ पे जो फ्लो डाउनस्ट्रीम एंड है, फिर वहां पे सीपेज होगा। तो जो वाटर का फ्लो है, कवर कर रहा है वाटर, वो जैसे ये अपस्ट्रीम पाइल है 2 मीटर की, उसको 2 टाइम्स कवर कर रहा है, एक इस तरफ कर रहा है, एक इस तरफ कर रहा है। तो इसने कहा 2 इंटू 2 इसकी लेंथ होगी, वाटर पैसेज की लेंथ है, L मतलब वाटर पैसेज की लेंथ, और 5 मीटर ये वाली लेंथ हो गई फ्लोर की विड्थ जिसको हम बोल रहे हैं, और 3 इंटू 2 इसकी हो गई, तो 6 प्लस 5 प्लस 4 यानी 15/4, तो यानी 3.75 मीटर। समझ रहे? तो ब्लीक ने मतलब, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, जो यहाँ पे L कितना हो गया 2d1 प्लस b प्लस 2d2। जो एक पाइल है उसकी डेप्थ d1 है, तो सिंस की वाटर जस्ट उसके सरफेस से टच होके जा रहा है, इसलिए हमने 2 टाइम्स उसको कंसिडर किया है। फ्लोर के जो फ्लोर है उससे एक ही बार टच होके जा रहा है, इसलिए हमने b कंसिडर किया है। सिमिलर वे में यहाँ पे हमने 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ पाइल, या यू कैन से वर्टिकल कट ऑफ को कंसिडर किया है। जो वर्ड मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, चाहे वर्टिकल क्रीप बोल रहा हूँ, चाहे वर्टिकल कट ऑफ बोल रहा हूँ, एक ही बात है, या पाइल बोल रहा हूँ, एक ही बात है। फ्लोर बोल रहा हूँ या हॉरिजॉन्टल क्रीप बोल रहा हूँ या फिर हॉरिजॉन्टल कट ऑफ बोल रहा हूँ, वो एक ही बात है। ओके, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन गया ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन 3 है खोसलाज एग्जिट ग्रेडियंट फॉर ए सिंगल सॉइल, ठीक है ना, सिंगल सॉइल इज इन द रेंज ऑफ। सिंगल सॉइल जो होती है जो जस्ट ऊपर वाले स्ट्रक्चर के अंदर होती है, सुपरफिशियल सॉइल जो है, या यू कैन से शैलो सॉइल जो है, इसको सिंगल सॉइल बोलते हैं।
देखिए शिंगल सॉइल इज ए वेल ड्रेन्ड सॉइल दैट इज वेरी शैलो और शैलो टू बेडरॉक। खोसलाज एग्जिट ग्रेडियंट, खोसला ने ये 3 तरह की सॉइल के लिए अपना एग्जिट ग्रेडियंट का डिफाइन किया है। एग्जिट ग्रेडियंट मतलब GE, और फॉर्मूला क्या होता है इसका, H/D 1/π√λ, है ना। इसका मैं आगे क्वेश्चन भी लूंगा, तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये GE की जो वैल्यू है शिंगल सॉइल के लिए 1/4 to 1/5, कोर्स सैंड के लिए 1/5 to 1/6 एंड फाइन के लिए 1/6 to 1/7। तो यहाँ पे हम शिंगल की बात कर रहे हैं, तो 1/4 to 1/5 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है सिल्ट इजेक्टर्स आर यूज्ड इन कैनाल 2। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे 2 टर्म आती है नॉर्मली आप कैनाल में जब पढ़ते हैं कंपोनेंट्स में। एक आती है सिल्ट इजेक्टर, एक आती है सिल्ट एक्सक्लूडर, राइट। सिल्ट इजेक्टर तो वो होती है जो कैनाल के अंदर, मैं इसको थोड़ा और डिटेल में करता हूँ आपको। जब रिवर से हम कैनाल डाइवर्ट करते हैं, तो रिवर तो क्या होती है कि ना एक नेचुरल है, तो रिवर के साथ बहुत सारी सिल्ट उसमें फ्लो होके आती है, और वही सिल्ट कैनाल में चली जाएगी अगर हम उस सिल्ट को पहले ही प्रिवेंट नहीं करेंगे। अगर कैनाल के अंदर सिल्ट चली गई, मान लो यू कैन से कि ये कैनाल है, मैंने रिजर्वायर वाले टॉपिक में ही बताया था, ये कैनाल है, अब इसमें सिल्ट यहाँ फिल होती जा रही है, तो कैनाल की जो वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी है वो खत्म होती जा रही है, और हो सकता है एक सर्टेन टाइप के बाद कैनाल की लाइफ खत्म हो जाए। तो कैनाल के अंदर सिल्ट की एंट्री को प्रिवेंट करना हमारा एम होता है। दूसरा, अगर कोई सिल्ट मतलब एंट्री कर भी गई है तो उसको वहां से निकालना हमारा एम है। तो 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। तो कैनाल के हेड के ऊपर हम 2 इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, एक होता है सिल्ट एक्सक्लूडर। सिल्ट एक्सक्लूडर का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि कैनाल के अंदर सिल्ट की एंट्री को प्रिवेंट करे, और दूसरा होता है सिल्ट इजेक्टर की जो सिल्ट जा चुकी है कैनाल के अंदर उसको बाहर निकाल के लाए, है। निकाल के कैसे लाता है वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे पूछा है सिल्ट इजेक्टर्स आर यूज्ड इन कैनाल टू प्रिवेंट सिल्ट एंट्री इन कैनाल। नहीं, क्योंकि ये तो फंक्शन एक्सक्लूडर का है, एक्सक्लूड सिल्ट फ्रॉम द कैनाल, सिल्ट के अंदर से कैनाल को निकाल के लाना, यानी इजेक्ट करके लेके आना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए सिल्ट इजेक्टर इज द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द कैनाल हेड सच दैट सेडिमेंट कैन बी पीरियोडिकली फ्लश्ड बैक इनटू द रिवर। अब ये फ्लश्ड बैक कैसे हो रहा है इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे ये सिल्ट इजेक्टर लगा हुआ है, ये सिल्ट इजेक्टर जो है टनल्स के थ्रू, देखिए इट रिमूव द वाटर फ्रॉम द बॉटम लेयर ऑफ द कैनाल थ्रू टनल्स स्पैनिंग द होल विड्थ ऑफ कैनाल एंड डिस्चार्जेस इट इनटू द सम नियर बाय ड्रेन और बैक टू रिवर। बहुत सिंपल सी चीज है, जो कैनाल के बॉटम से बहुत सारी टनल की फॉर्म में सिल्ट इजेक्टर में पाइप्स होते हैं, ठीक है ना। वहां से जो कैनाल है उसके बॉटम से वो पानी को वहां से खींचता है, और वो उस पानी के साथ साथ सिल्ट को डायरेक्टली नहीं खींच सकता, तो पानी के साथ साथ जो नीचे सेटल्ड सिल्ट है, क्योंकि सिल्ट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वाटर से ज्यादा होती है, तो वो नीचे सेटल हो गई होगी, तो जो सिल्ट अंदर कैनाल के सेटल हो चुकी है वो पानी के साथ साथ उन टनल के थ्रू सिल्ट इजेक्टर में आएगी, और फिर उसको वो बाहर रिवर के अंदर फ्लश कर देता है। तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, क्लियर वाटर फिर हमको फाइंड आउट हो जाएगा कैनाल के अंदर, समझ रहे। मतलब जो कैनाल के बॉटम में सिल्ट बैठ गई है स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह से, उनको टनल्स होती है, उन टनल्स के थ्रू सिल्ट इजेक्टर खींच लेता है। वो सिर्फ उसमें सिल्ट नहीं आती, सिल्ट के साथ साथ कुछ पानी भी आता है, देन उसको उठा के वो कहां फेंक देगा, रिवर के अंदर। यानी जो सिल्ट इजेक्टर है या इजेक्टर से बात कहां चला जाएगा, वो सिल्ट वाला पानी कहां से चला जाएगा, वो चला जाएगा रिवर के अंदर, है ना, या किसी भी नेचुरल ड्रेन में फेंक देता है। ये सिल्ट इजेक्टर का काम है। और सिल्ट एक्सक्लूडर कहां लगा होता है, वो बिल्कुल सिल्ट की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए लगा होता है, यानी कि कैनाल के अंदर सिल्ट ना जाए, फिर भी जो सिल्ट चली जाती है उसको बाहर निकालने के लिए सिल्ट इजेक्टर को यूज किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगराइज्ड एज कैनाल रेगुलेशन वर्क, कैनाल फॉल, कैनाल एस्केप्स, स्पिलवेज, मीटरिंग फ्लूम। इसका करेक्ट आंसर है सी, स्पिलवे तो डैम के ऊपर प्रोवाइड कराते हैं हम, जो एक्सेस वाटर को फ्लो करने के लिए, ठीक है ना। कैनाल रेगुलेशन वर्क क्या होता है, द वर्क दोज आर कंस्ट्रक्टेड इन ऑर्डर टू कंट्रोल एंड रेगुलेट डिस्चार्जेड डेप्थ, वेलोसिटीज एटसेट्रा इन कैनाल्स आर नोन एज कैनाल रेगुलेशन वर्क, ठीक है ना। कैनाल, रिवर से कैनाल के अंदर कितना डिस्चार्ज जाएगा, कितनी डेप्थ तक जाएगा, किस वेलोसिटी को मेंटेन करना है, उस सब के लिए जो कैनाल के हेड के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं या जो काम किए जाते हैं, रेगुलेशन वर्क किए जाते हैं, उसके डाइवर्जन के लिए या उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करने के लिए, दैट वर्क आर कॉल्ड कैनाल रेगुलेशन वर्क। इसके अंदर सारी चीजें आ जाती है। इसके अंदर कौन कौन से, कैनाल फॉल्स भी आ जाते हैं, कैनाल रेगुलेटर्स, कैनाल एस्केप, मीटरिंग फ्लूम्स, कैनाल मॉड्यूल, सब कुछ आ जाता है, राइट।
लेकिन स्पिलवे जो है वो किसका पार्ट होता है, वो डैम का पार्ट होता है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 6, द स्ट्रेट ग्लेशियस फॉल आर सुटेड फॉर ए डिस्चार्ज लेस देन 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मोर देन 100 ऑफ एनी वैल्यू अप टू 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए एक डायग्राम लेते हैं। ये जो है ये फॉल है, इस फॉल को बोलते हैं हम स्ट्रेट ग्लेशियस फॉल। इसका ये वाला टॉप एंड है क्रेस्ट, यहाँ पे ये जो स्लोप है ये 2:1 का स्लोप प्रोवाइड कराया जाता है ना। ये स्ट्रेट फॉल है, स्लोपिंग फॉल है, यहाँ से वाटर लाके यहाँ पे गिरता है, यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप बन सकता है, ठीक है ना, इस पॉइंट के ऊपर। इन स्ट्रेट ग्लेशियस फॉल, स्ट्रेट ग्लेशियस इज प्रोवाइडेड आफ्टर ए रेज्ड क्रेस्ट with a slope of 2:1. The hydraulic jump is made to occur on the glaciers, causing sufficient energy dissipation. यहाँ से energy dissipation होगा अगर hydraulic jump form होता है तो। These are suitable up to a discharge of 60 meter cube per second and 1.5 meter of drop. मतलब ये जो ड्रॉप है ये 1.5 मीटर ड्रॉप अगर किसी जगह आ रहा है तो वहां पे हम कैनाल फॉल जो प्रोवाइड कराएंगे वो किस टाइप का होगा, स्ट्रेट ग्लेशियस फॉल टाइप का होगा। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा, किस डिस्चार्ज के लिए ये वैलिड है, वो है 60 मीटर क्यूब पर सेकंड तक के डिस्चार्ज के लिए वैलिड है। इसका मैं एक प्रैक्टिकल भी आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो है ना, ये दिस वन इज व्हाट, इट इज ए स्ट्रेट ग्लेशियस फॉल, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है इसका, आप समझ सकते हैं। अब इसमें मैंने एक चीज नोट करके लिखी हुई है, जो इंग्लिश फॉल्स होते हैं वो सुटेबल होते हैं किसी भी तरह की डिस्चार्ज वैल्यू के लिए, एज वेल एज जो ड्रॉप है वो 1.5 मीटर। तो जहां पे काफी स्टीप ड्रॉप है 1.5 मीटर से ज्यादा, और जो डिस्चार्ज की क्वांटिटी है वो भी वेरी कर सकती है लार्जली, तो वहां पे हम इंग्लिश फॉल्स प्रोवाइड कराते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द कैनाल हेड रेगुलेटर इज नॉर्मली अलाइंड एट एन एंगल ऑफ फ्रॉम द एक्सिस ऑफ बैराज। देखिए ये डायग्राम भी ले लेते हैं। A canal head regulator is located just upstream of a barrage to regulate the discharge into the off-taking channel. It is generally aligned at an angle of 90 degree to 110 degree to the axis of barrage in order to minimize the entry of sediment into the channel. जो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम के अंदर ये जो है ये मेन कैनाल है जिसको हम पेरेंट कैनाल भी बोलते हैं। इससे ये आगे इस तरह से वाटर जा रहा है, ठीक है। एक बार नीचे वाली इसको हम भूल जाते हैं, ऑफ-टेक या इसको बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल बोल रहे हैं। यहाँ पे ये जो वर्क किया हुआ है दैट वर्क, दिस इज कॉल्ड बेसिकली हेड रेगुलेटर वर्क, ठीक है ना। या यू कैन से, अब क्या है कि कैनाल हेड रेगुलेटर में या कैनाल रेगुलेटर में दो तरह के होते हैं, एक क्रॉस रेगुलेटर होता है, एक होता है हेड रेगुलेटर। जो डिस्ट्रीब्यूटरी के ऊपर है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर, और दूसरे को बोलते हैं क्रॉस रेगुलेटर, ठीक है। इस चीज को हम बाद में समझेंगे, आप तो समझ लीजिए ये एक रेगुलेशन वर्क है। ये रेगुलेशन वर्क है, ये कैनाल की ये एक्सिस है, इसके 90 डिग्री के ऊपर अलाइन है। लेकिन इसी से जब हम डिस्ट्रीब्यूटरी निकाल रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटरी के बाद ये जो एक्सिस है ये इस तरह की एक्सिस हो गई है, ठीक है ना। तो ये इसके 90 डिग्री के ऊपर है और इससे सम आउ एंगल के ऊपर है। ये भी एक तरह का हेड रेगुलेटर है, ये भी एक तरह का रेगुलेटर है। दोनों ही रेगुलेटर में जो मेन एक्सिस है उससे जो एंगल के ऊपर होता है वो 90 to 110 डिग्री के अंदर होता है, ठीक है ना, कैनाल के एक्सिस से। या यू कैन से जो एक्सिस ऑफ बैराज है उससे 190 डिग्री होता है। बैराज क्या होता है, बेसिकली बैराज और वियर दो कंस्ट्रक्शन होती है जो स्मॉल हाइट के लिए की जाती है, बट बैराज के अंदर गेट होता है, वियर के अंदर गेट नहीं होता है, यानी बैराज जो होता है वो गेटेड होता है, ठीक है। तो दोनों का इस तरह से, बट दोनों का पर्पज यही है वाटर को डाइवर्ट करना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 90 से 110 डिग्री, मतलब 90 डिग्री यहाँ हमको दिया हुआ, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये। देन क्रॉस रेगुलेटर इज प्रोवाइडेड, अभी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ये देखिए, क्रॉस रेगुलेटर है मैंने कहाँ प्रोवाइड करा है, पेरेंट चैनल पे, है ना। पिछले वाले डायग्राम को भी देखेंगे तो आप ये पेरेंट चैनल पे प्रोवाइड करा है। और जो सेकेंडरी कैनाल है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल भी बोलते हैं, वहां पे हम डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर प्रोवाइड करा है। तो क्रॉस रेगुलेटर इज प्रोवाइडेड ऑन दी पेरेंट चैनल और डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर इज प्रोवाइडेड एट द हेड ऑफ टेकिंग या यू कैन से डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल, ठीक है ना। या तो डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल पे या फिर ऑफ टेकिंग चैनल के ऊपर जो प्रोवाइड करा रहे हैं उसको बोल रहे हैं रेगुलेट, जिसको उसका बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर बोलते हैं। और क्रॉस रेगुलेटर कहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं, मेन कैनाल के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। क्रॉस रेगुलेटर इज प्रोवाइडेड ऑन द पेरेंट चैनल एट द डाउन स्ट्रीम ऑफ द ऑफ टेक टू हेड अप the parent channel at the channel to draw the required supply, and distributed regulator is provided at the head of off taking channel or distributed channel
टू कंट्रोल द सप्लाईज एंटरिंग द ऑफ टेकिंग चैनल। सिंपल सी चीज है, डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल के ऊपर जो रेगुलेटर प्रोवाइड करा रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलेटर, और जो मेन कैनाल यानी पेरेंट कैनाल के ऊपर प्रोवाइड करा रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्रॉस रेगुलेटर। देखिए ये सारे थ्योरी क्वेश्चन ही बनते हैं एग्जाम के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, इन स्टैंडिंग वेव फ्लूम डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू h to the power half, h to the power 2, h to the power 3 by 2, and where h represents difference of head. Metering flume is an artificially flumed narrowed section of channel utilized for measuring the discharge in the channel. एक नैरो सेक्शन है, ठीक है ना, इसको हम फ्लूम सेक्शन बोलते हैं, जो कि डिस्चार्ज को फाइंड आउट करने के काम आता है। अगर ये नैरो सेक्शन वेंचुरी शेप का है यानी वेंचुरी मीटर शेप का, तो इसको हम बोलते हैं वेंचुरी फ्लूम। अगर ये स्टैंडिंग वेव शेप का है तो इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव फ्लूम। यहां पे बात करें स्टैंडिंग वेव फ्लूम की, तो स्टैंडिंग वेव फ्लूम इज सुपीरियर टू वेंचुरी फ्लूम, है ना, यानी ये बेटर है, बिकॉज इट्स डिस्चार्ज डिपेंड्स ओनली अपॉन द अपस्ट्रीम हेड ओवर द क्रेस्ट थ्रू। अब इसके अंदर जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1.7 CD का यहाँ पे डिस्चार्ज कोफिशिएंट है, B है विड्थ ऑफ थ्रोट, और H ये जो हेड डिफरेंस है टू द पावर 3/2। जो डिस्चार्ज है वो हेड की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है। तो करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन 10, ए रिवर डिस्चार्जेस 900 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर एट हाई फ्लड लेवल। हाई फ्लड लेवल मतलब HFL at RL of 103 meter. A weir is constructed for flow diversion with the crest length of 2 to 5 meter. Assume silt factor F से represent करते हैं for the river bed material as 1.02. The normal depth of score would be. लेसिस का फॉर्मूला यूज करेंगे। लेसिस के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल डेप्थ ऑफ स्कोर होती है वो R इक्वल टू 1.35 क्यू स्क्वायर अपॉन F टू द पावर 1/3। यहाँ पे जो Q है स्मॉल, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर लेंथ ऑफ क्रेस्ट होता है। तो Q इक्वल टू Q अपॉन कैपिटल Q हमको 900 दे रखा है, और जो क्रेस्ट लेंथ है वो 225 दे रखा है, तो इसे डिवाइड कर दिया तो 4 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर आ गया। F की वैल्यू हमको सिल्ट फैक्टर 1.02 दे रखा है, तो सारी वैल्यूज रख दी, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 3.375 या यू कैन से 3.4 मीटर। तो ऑप्शन हो गया हमारे पास सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, Which of the following stage is not suitable in the construction of canal headwork? ठीक है, डेल्टा स्टेज, बोल्डर स्टेज, ट्रफ स्टेज, ऑल ऑफ द अबव। रिवर की कौन सी स्टेज है जो कि कैनाल हेडवर्क के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि कैनाल रिवर से जो वाटर डाइवर्ट करते हैं वो कैनाल हेडवर्क के थ्रू ही डाइवर्ट करते हैं। ठीक है ना, कैनाल हेडवर्क का मतलब क्या होता है कि वो सारे कंस्ट्रक्शन या वो सारे इंस्ट्रूमेंट जिससे वाटर के डिस्चार्ज को या कैनाल की डेप्थ को या फिर जो सिल्ट की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए सारे जो अरेंजमेंट किए जाते हैं उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट से रिवर से पानी कैनाल में डाइवर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली कैनाल हेडवर्क। ठीक है, देखिए लोकेशन ऑफ कैनाल हेडवर्क डिपेंड्स ऑन द स्टेजेस ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। नॉर्मली देयर आर 4 स्टेज ऑफ रिवर। पहली है रॉकी स्टेज और हिली स्टेज। In this stage the river is in the hills having high velocity, बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, हिल्स के अंदर है। दूसरा है बोल्डर स्टेज। फ्रॉम द रॉकी स्टेज द रिवर पासेस ऑन द बोल्डर स्टेज। रॉकी से बोल्डर स्टेज में आती है, और इस स्टेज में क्या होता है, जो रिवर का बेड है एंड बैंक्स ऑफ रिवर आर कंपोज्ड ऑफ बोल्डर एंड ग्रेवल्स। तो रिवर का बॉटम है और उसका जो बेसिकली बैंक्स है यानी किनारे है वो कंपोज होते हैं, बनते हैं किससे, बोल्डर्स एंड ग्रेवल्स की हेल्प से। तीसरे स्टेज, ये रिवर फॉर्मिंग की स्टेज है, ठीक है। तीसरी स्टेज है ट्रफ स्टेज और एलुवियल स्टेज। फ्रॉम द बोल्डर स्टेज द रिवर पासेस ऑन टू द एलुवियल प्लेन क्रिएटेड बाय इटसेल्फ। इन दिस स्टेज क्रॉस सेक्शंस ऑफ द रिवर इज मेड अप ऑफ एलुवियल सैंड एंड सिल्ट। ठीक है, तो जो क्रॉस सेक्शन है वो यहाँ पे फॉर्म होता है। डेल्टा स्टेज जो इसकी अंतिम स्टेज है, फ्रॉम ट्रफ स्टेज द रिवर पासेस ऑन टू द डेल्टा स्टेज एंड इट अप्रोचेस द ओशियंस, मतलब फाइनली रिवर जाके ओशियन में मिल जाती है। इन दिस स्टेज द बेड स्लोप एंड वेलोसिटी आर रिड्यूस सो मच दैट इट इज अनेबल टू कैरी सेडिमेंट लोड। अब यहाँ पे 4 स्टेजेस में रिवर फॉर्म हो रही है। हमसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि कैनाल हेडवर्क रिवर की किस स्टेज में करना प्रेफरेबली नहीं रहता है, नॉट सुटेबल, सुटेबल नहीं रहता है।
तो रॉकी स्टेज और डेल्टा स्टेज दो ऐसे स्टेज है। रॉकी स्टेज के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो रहती है बहुत ज्यादा रहती है और डेल्टा स्टेज में वेलोसिटी ऑफ फ्लो बहुत कम रहती है, और इसलिए दोनों ही स्टेज के अंदर जो कैनाल हेडवर्क का कंस्ट्रक्शन करना ठीक नहीं रहता। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर में डेल्टा स्टोरेज दे रखा है, तो डेल्टा स्टोरेज और रॉकी स्टोरेज वो स्टेज है जहां पे कैनाल हेडवर्क नॉर्मली हम कैनाल का हेडवर्क का जो कंस्ट्रक्शन हम नहीं करते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्रेस्ट ऑफ बैराज इज एट क्रेस्ट ऑफ वियर, मतलब वियर और बैराज के क्रेस्ट को कंपेयर कर रहे हैं, कौन सा लोअर लेवल पे होता है कौन सा हायर लेवल पे होता है। तो बैराज का जो क्रेस्ट लेवल होता है वो लोअर लेवल पे होता है। देखिए बैराज इज ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू वियर विद द ओनली डिफरेंस, मैंने भी पहले बोला था बैराज वियर और डैम तीनों का एक ही काम है लेकिन तीनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। बैराज और वियर में क्या डिफरेंस है, बैराज इज ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू वियर विद द ओनली डिफरेंस दैट द क्रेस्ट इज केप्ट एट ए लो लेवल, यानी बैराज का क्रेस्ट लो लेवल पर रहता है वियर के कंपैरिजन में, एंड द पॉन्डिंग ऑफ वाटर इज अकम्प्लिश्ड मेनली बाय मींस ऑफ गेट्स। जैसा कि मैंने पहले बोला था बैराज पे गेटेड होते हैं बैराज, यानी जब हमको जरूरत होती है जितने डिस्चार्ज की उतने गेट हम ओपन कर देते हैं। वियर में ये फैसिलिटी नहीं होती। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, ये वियर है, यहाँ पे वाटर जो एक्सेस वाटर है वो आता ही रहेगा जब तक कि आप किसी पीछे एंड से नहीं रोकेंगे। यहाँ बैराज क्या, ये गेटेड है, ये गेटेड है। गेटेड होने की वजह से जब तक हमको वाटर की रिक्वायरमेंट डाउनस्ट्रीम साइड में नहीं है हम गेट को क्लोज करके रखते हैं, और जब रिक्वायरमेंट होती है या एक्सेस वाटर हो जाता है तो हम जरूरी नहीं सारे गेट्स खोले, नंबर ऑफ सर्टेन गेट्स को खोल के उस एक्सेस वाटर को फ्लो कर देते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, वियर का जो लेवल है क्रेस्ट लेवल है बैराज के लेवल से ऊपर रहता है, और वियर जो है वो अनगेटेड है जबकि बैराज गेटेड है। क्वेश्चन 13, while designing the downstream floor thickness of a weir, the ordinate of the uplift pressure at a point is 3.2 meter. If the relative, यानी प्रेशर हेड दे दिया, if the relative density H equal to 3 point दे दिया आपको, if the relative density of concrete is taken to be 2.4, यानी specific gravity of concrete 2.4, the minimum thickness of floor to be provided for resisting uplift pressure without accounting factor of safety. T पूछा है आपसे। तो जो रिक्वायर्ड फ्लोर थिकनेस होती है अकॉर्डिंग टू ब्लीक थ्योरी वो क्या होती है, T इक्वल टू H अपॉन G माइनस 1। सारी वैल्यूज रख दी तो आंसर आ गया 2.29 मीटर। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये फॉर्मूला तो आप लगा लेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा है विदाउट अकाउंटिंग सेफ्टी फैक्टर। अगर ये वर्ड लेट से डिलीट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, T इक्वल टू 4/3 H अपॉन G माइनस 1। 4/3 इज वॉट, इट इज ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, राइट। तो अगर हमको ये बोल दिया है कि विदाउट अकाउंटिंग सेफ्टी फैक्टर है तो इट मींस 4/3 को हमको हटाना है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो 4/3 के साथ इस फॉर्मूले को यूज करना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू लेंस थ्योरी द रेशियो ऑफ वेटेज फैक्टर फॉर वर्टिकल क्रीप टू हॉरिजॉन्टल क्रीप वुड बी। मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल क्रीप ये है, वर्टिकल क्रीप ये। ब्लीक ने दोनों के लिए कुछ खास, मतलब ब्लीक के अकॉर्डिंग ये अगर L है तो ये भी L है, राइट। उसने दोनों की इंपॉर्टेंस एक जैसी समझी, लेकिन लेन जो उसके बाद आए, जो साइंटिस्ट है लेन, वो ब्लीक के बाद है, उन्होंने बोला कि वर्टिकल क्रीप की जो इंपॉर्टेंस है वो डिफरेंट है और हॉरिजॉन्टल क्रीप की जो इंपॉर्टेंस है वो डिफरेंट है। तो लेन स्टिपुलेटेड दैट द हॉरिजॉन्टल क्रीप इज लेस इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग अपलिफ्ट देन द वर्टिकल क्रीप एज ब्लीक मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू क्रीप। ब्लीक के अकॉर्डिंग वर्टिकल क्रीप एंड हॉरिजॉन्टल क्रीप दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है अपलिफ्ट प्रेशर को रेजिस्ट करने में, जबकि लेन ने क्या बोला कि हॉरिजॉन्टल क्रीप लेस इफेक्टिव है। जब हॉरिजॉन्टल जो क्रीप है वो लेस इफेक्टिव है तो उसका जो वेटेज फैक्टर है उन्होंने 1/3 लिया हॉरिजॉन्टल के लिए, और वर्टिकल क्रीप के लिए जो वेटेज फैक्टर है वो 1 लिया, जबकि ब्लीक ने दोनों के लिए कांस्टेंट 1 ले लिया। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है वर्टिकल क्रीप टू हॉरिजॉन्टल क्रीप रेशियो वेटेज फैक्टर, तो वर्टिकल क्रीप का 1 है, हॉरिजॉन्टल का 1/3, तो दैट रेशियो इज 3, तो इट कम्स 3। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन 15 है द स्पैन ऑफ अंडर स्लूसेज इज नॉर्मली इन रेंज ऑफ। द अंडर स्लूसेज आर द ओपनिंग्स fully controlled by gate
provided in the weir wall with the crest at low level. They help in removing the silt near the head regulator. Therefore, they are also called scoring sluices. अंडर sluices और scoring sluices एक ही चीज है जो बेसिकली सिल्ट की एंट्री को प्रिवेंट करने के काम आ रहा है. ये भी एक तरह का सिल्ट एक्सक्लूडर ही हो गया, ठीक है ना, जो सिल्ट को रिमूव करने के काम आती है. दिस इज कॉल्ड अंडर sluices, ठीक है ना. और इसका जो क्रेस्ट लेवल होता है वियर के क्रेस्ट लेवल से नीचे होता है, तभी तो पानी वियर से सरप्लस होकर इसके ऊपर गिरेगा. हाँ, ठीक है. द स्पैन ऑफ अंडर sluices वुड बी वाइड एनफ, यूजुअली 10 to 20 मीटर, इन ऑर्डर टू बी एफिशिएंट इन स्कोरिंग एक्शन. 10 से 20 मीटर का इसका स्पैन होता है अंडर sluices का. तो क्वेश्चन में सी आंसर आ गया. देखिए ये अंडर sluices है, यहाँ जो दिखा रहे हैं ना, दिस इज व्हाट, दिस इज अंडर sluices. इसका स्पान जो है 10 से 20 मीटर का है, जो बेसिकली गेटेड है और यहां से सिल्ट की एंट्री को प्रिवेंट करने के काम आती है. क्वेश्चन 16, फॉर ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर द फ्लोर विड्थ टू वर्टिकल कट ऑफ रेशियो इज 10. इफ द फ्लोर विड्थ इज 60 मीटर एंड टोटल सीपीएस हेड इज 4 मीटर, देन खोसलाज एग्जिट ग्रेडियंट वुड बी. ये ऑप्शन है. खोसला एग्जिट ग्रेडियंट का फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था. इट इज h/d इंटू 1/π√λ. h यहाँ पे 4 मीटर हमको दिया हुआ है, ठीक है. और यहाँ पे जो रेशियो दे रखा है फ्लोर विड्थ यानी b अपॉन वर्टिकल कट ऑफ यानी d, इसका रेशियो 10 दे रखा है, ठीक है ना. इस रेशियो को हम अल्फा भी बोलते हैं. और जो आपको दे रखा है विड्थ दे रखी 60, तो 60 अपॉन d इक्वल टू 10, तो यहाँ से वर्टिकल कट ऑफ आ गया d इक्वल टू 6 मीटर. तो लैम्डा की वैल्यू जो होती है वो बता देता हूँ, 1 + √1 + अल्फा स्क्वायर या b/d² अपॉन 2 होती है. तो b/d 10 दे रखा है, करा हमने यहाँ से 5.53 आ गया. d 6 मीटर निकाल लिए, सारी वैल्यूज रख दी, तो ये हमारे पास आ गया 4/6 यानी 0.67 अपॉन π√5.53. तो ये आंसर बन गया हमारे पास बी ऑप्शन. समझ गए. तो इस तरीके से खोसला के अंदर से या खोसला थ्योरी से एग्जिट ग्रेडियंट के ऊपर न्यूमेरिकल बन सकता है. क्वेश्चन 17 है, द डिजाइन ऑफ लॉन्चिंग एप्रन. लॉन्चिंग एप्रन किस काम में आ रहा है? बेसिकली फ्लोर को, इम्परवियस फ्लोर को प्रोटेक्ट करने में और पाइल को प्रोटेक्ट करने में काम आता है. डिपेंड्स अपॉन डेप्थ ऑफ स्कोर, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, नीदर ए और नॉर बी, बोथ ए एंड बी. डी ऑप्शन करेक्ट है. A launching apron is an apron of loosely packed stones to protect the impervious floor and the pile from the score holes progressing towards the floor and the pile. सिंपल सी चीज है, impervious floor को और पाइल को बचाने के काम आता है, so that कि वो डैमेज ना हो जाए. The design of launching apron depends on depth of score, ठीक है, स्कोर की डेप्थ कितनी है, velocity of flow है, ठीक है, and slope of the launched apron. फाइन. तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन 18, इफ द बेड लेवल ऑफ कैनाल इज सिग्निफिकेंटली अबव द HFL ऑफ द ड्रेन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क, CD वर्क की बात कर रहे हैं यहाँ पे, शुड बी प्रेफरेबल. देखिए मैं डायग्राम से समझा देता हूँ. ये इसका करेक्ट आंसर एक्वाडक्ट है. एक्वाडक्ट तब है, ये नीचे जो जा रहा है, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ये ड्रेन है, राइट. ये ड्रेन फ्लोर है जिसको नेचुरल ड्रेन बोल रहे हैं, ये ऊपर कैनाल है, राइट. अगर ड्रेन का HFL यानी जब इसमें फ्लड का टाइम होगा उससे भी ऊपर है कैनाल का बेड. कैनाल का बेड ये जो एरो दिखाई इससे कहीं नीचे होगा, दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्वाडक्ट. तो यहाँ पे जो डायग्राम है दैट इज कॉल्ड एक्वाडक्ट, ठीक है. एक्वाडक्ट विल बी द मोस्ट प्रेफरेबल व्हेन द बेड लेवल ऑफ कैनाल इज सिग्निफिकेंटली अबव द HFL ऑफ द ड्रेन. इसका मतलब हो गया कि बेड का जो कैनाल का बेड लेवल है वो HFL की वजह से कभी भी अफेक्टेड नहीं होगा. दैट स्ट्रक्चर इज सेफेस्ट स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एक्वाडक्ट. लेकिन अगर बेड लेवल ऑफ ड्रेन का जो बेड लेवल है वो सिग्निफिकेंटली अबव है HFL ऑफ द कैनाल, यानी जो ड्रेन है वो ऊपर है कैनाल का, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सुपर पैसेज, ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया एक्वाडक्ट क्या है, मतलब वो सिचुएशन क्या है जबकि ड्रेन में HFL यानी हाई फ्लड लेवल, हाई फ्लो लेवल है, उसके बाद भी कैनाल का बेड ऊपर है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्वाडक्ट, राइट. एक चीज और बता देता हूं, द रिलेटिव बेड लेवल्स, वाटर लेवल्स एंड डिस्चार्ज ऑफ द कैनाल एंड द ड्रेन आर द प्राइमरी फैक्टर्स ऑन विच द टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क डिपेंड्स. CD वर्क्स बहुत तरह के होते हैं, एक्वाडक्ट है, सुपर पैसेज है, कैनाल साइफन है, ठीक है ना,
कौन सा किस तरह का क्रॉस ड्रेनेज वर्क हमको प्रोवाइड कराना चाहिए, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वाटर का लेवल या बेड लेवल्स ऑफ कैनाल एंड रिवर कहाँ पर है, ठीक है ना, या डिस्चार्ज कितना आ रहा है दोनों के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको किस तरह का क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना है। क्रॉस ड्रेनेज का मतलब हो गया कि ड्रेन और कैनाल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब कैनाल ऊपर है या ड्रेन ऊपर है या किस तरह का सिचुएशन है, डिपेंड करेगा कि फिजिकल एग्जिस्टिंग सिचुएशन उस प्लेस के ऊपर कैसी है। अगर कैनाल ऊपर है और ड्रेन नीचे है तो हम जिस तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्वाडक्ट। ओके, क्वेश्चन 19 है, a siphon aqueduct is constructed when HFL of the drain is lower than the level of the underside of the canal trough. Water surface level of the drain at high flood is higher than canal bed. Natural drainage is carrying out over the canal. None of the above. देखिए ये साइफन एक्वाडक्ट है, यहाँ पे ये जो नीचे जा रहा है दिस इज व्हाट इट इज ए ड्रेन। ड्रेन का एचएफएल ये है, ड्रेन का एचएफएल जो कैनाल का बेड है इससे काफी ऊपर है, तो वाटर सरफेस लेवल ऑफ द ड्रेन एट हाई फ्लड इज हायर देन कैनाल बेड। तो ये करेक्ट आंसर है, दिस इज कॉल्ड साइफन एक्वाडक्ट। तो ए साइफन एक्वाडक्ट इज कंस्ट्रक्टेड वेयर द वाटर सरफेस लेवल ऑफ द ड्रेन एट हाई फ्लड इज हायर देन द कैनाल बेड, राइट। और जो एफएसएल यहाँ पे दिखा रहे हैं दिस इज व्हाट इट इज फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल। इन साइफन एक्वाडक्ट द स्ट्रीम बेड, स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, ड्रेन, is depressed locally where it passes under the trough of the canal and the barrel discharges the stream flow under pressure। ये जो है कैनाल, जो यहाँ ये जो वाटर है दैट इज व्हाट दिस इज ड्रेन या स्ट्रीम, तो इसको डिप्रेस करते हैं सो दैट कि कैनाल के नीचे से ये फ्लो और अंडर प्रेशर फ्लो होता है क्योंकि कैनाल के बेड के नीचे से जा रहा है ना। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइफन एक्वाडक्ट। तो साइफन एक्वाडक्ट में दो चीज है कि जो एचएफएल है ड्रेन का वो कैनाल के बेड से ऊपर होता है, इस वजह से जो ड्रेन है उसको हम सप्रेस करते हैं सो दैट कि वो कैनाल के बेड के नीचे से फ्लो के जाए, राइट। इसको हम साइफन एक्वाडक्ट बोलते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, ए लेवल क्रॉसिंग टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क कंसिस्ट ऑफ 1 regulator only, 2 weirs, 1 weir and 2 regulator, 2 weir and 2 regulator। देखिए डायग्राम देखते हैं। लेवल क्रॉसिंग का मतलब कि कैनाल और रिवर या यू कैन से ड्रेन एक ही लेवल के ऊपर परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहे हैं। देखिए ये जो लेवल क्रॉसिंग दिखा रहे हैं यहाँ पे ये रिवर का रिवर शो हो रहा है एंड दिस इज व्हाट इट इज कैनाल। यहाँ पे एक रेगुलेटर है दिस इज कॉल्ड कैनाल रेगुलेटर और यहाँ पर एक रेगुलेटर इट इज कॉल्ड रिवर रेगुलेटर। दो रेगुलेटर है और ये क्रेस्ट वॉल किसकी, वियर की। तो 1 वियर 2 रेगुलेटर, 1 वियर एंड 2 रेगुलेटर, फाइन। इसका देख लेते हैं क्या जस्टिफिकेशन है। ए लेवल क्रॉसिंग इज ए क्रॉस ड्रेनेज वर्क इन विच द ड्रेनेज एंड द कैनाल मीट ईच अदर एट अप्रोक्सीमेटली द सेम लेवल, यानी एक ही लेवल पे मिल रहे हैं। ए लेवल क्रॉसिंग कंसिस्ट ए वियर क्रेस्ट विद इट्स टॉप एट द एफएसएल, एफएसएल मतलब फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल, अक्रॉस द ड्रेन एट इट्स अपस्ट्रीम जंक्शन विद द कैनाल, ए रेगुलेटर विद क्विक फॉलिंग शटर अक्रॉस द ड्रेन एट इट्स डाउनस्ट्रीम जंक्शन विद द कैनाल and a cross regulator across the canal at its downstream junction with the drain। ये तो एक रेगुलेटर यहाँ हो गया, एक रेगुलेटर यहाँ हो गया और एक क्रेस्ट यहाँ हो गया वियर का। तो टोटल 2 रेगुलेटर एंड 1 वियर क्रेस्ट, ठीक है। सो ये आज की क्लास ओवर है। जो हमने टॉपिक पढ़े हैं ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। मैंने कोशिश की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं कवर करने की, बट मैं आपसे फिर बोलूंगा आप लोग इसको और थोड़ा डीप में पढ़े क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आता है। ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने 20 क्वेश्चन कराया इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। तो आप थोड़ा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन कराए हैं आपको, तो आप थोड़े से और प्रैक्टिस कीजिए इसके ऊपर अलग अलग किताबों से, तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर भी होंगे। किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है डायरेक्टली जो कमेंट सेक्शन है उसमें आके या टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमारे, ठीक है। सो अब इसके बाद यानी 25वीं क्लास के बाद जो 26th क्लास होगी ऑनलाइन क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी इरिगेशन की। तो उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे सर्वे, टॉस, सॉम, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन। उसके बाद फिर हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे यानी 27th एपिसोड से, फाइन। तो आप प्रैक्टिस करते लीजिए। इसका PDF डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं।